नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने संधि पढ़ी। आज अपन गद्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जो एक यात्रा वर्णन है। इसके लेखक है राहुल सांकृत्यान। लेखक का परिचय देखिए। राहुल सांकृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यान हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में संकलित है। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावर्त लेखन में राहुल जी का स्थान अग्रणी है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। लेखक परिचय के बाद देखिए, इस यात्रा वृत्तांत में राहुल जी की जो प्रथम तिब्बत यात्रा है उसके बारे में ये अपने अध्ययन किया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। लेखक ने भिखारी जैसा वेश बनाकर अपने साथियों के साथ इस यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्हें बहुत ही रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लासा जो तिब्बत की राजधानी है उसका वर्णन किया गया। इसमें लासा की ओर राहुल जी द्वारा 1930 में जो यात्रा की गई थी उसमें नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय मिलता है। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। फरीकलिडपोड मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग होता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित है। कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे। आज उनमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां मौजूद है। उस समय जो तिब्बत का समाज था उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है।
तिब्बती समाज खुला हुआ है। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, पर्दा आदि नहीं थे। अपरिचित लोग भी घरों में जाकर अपने लिए चाय बना सकते थे। कहने का मतलब ये है कि उस समय अपने पराये में कोई भेद नहीं था। यहाँ चाय मक्खन, नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है। वहाँ के खान पान के बारे में बताया है। और खोटी नामक टोंटीदार बर्तन से भरकर दी जाती है। खोटी एक पात्र है जिसमें वो नमक वाली चाय, मक्खन वाली चाय डाली जाती है और उस टोंटी से परोसी जाती है। और वहाँ ठहरने के भी उचित प्रबंध था। उजाड़ चीनी, उजाड़ का मतलब होता है जहाँ कोई नहीं दिखे, वन जंगल। उजाड़ चीनी किले से चलते समय लेखक से राह दरबारी मांगने एक व्यक्ति आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमित की चिट्ठियाँ उसे सौंप दी। चिट्ठे यानी कागज़ के टुकड़े। मैं आपको तिब्बत और नेपाल के सामाजिक जीवन के बारे में बता रही हूँ। इसके आगे अपन यात्रा वृत्तांत का वर्णन पढ़ेंगे। भिखमंगों जैसी वेशभूषा होने पर भी सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। डांडा थोडेला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। ये जगह का नाम है। डांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ डाकुओं का भी भय बना रहता है। लेखक को भिखमंगे वेश के कारण डाकुओं की चिंता नहीं थी, क्योंकि भिखारियों के पास धन नहीं होता है। जहाँ कहीं ऐसा संकट आता तो वे टोपी उतारकर, जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। फिर आगे चलते चलते वो लड़ककोर की ओर प्रस्थान करते हैं। लड़ककोर जाने के लिए लेखक और सहयात्री सुमति ने घोड़ों की व्यवस्था की। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों और झाड़ियों से सजे थान बने हुए थे। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। वह साथियों से पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। बहुत देर से पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमित ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा देखने के बाद उसका क्रोध स्वतः ही ठंडा हो गया। लड़ककोर में भी लेखक को सुमति की कृपा से ठहरने के लिए अच्छा स्थान और भोजन मिल जाता है। लेखक तिड़री के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिड़री समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति यजमान थे। वह गंडे बांटकर दक्षिणा बटोरना चाहते थे। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति का वायदा करके उन्हें जाने से रोका। आगे की यात्रा काफ़ी कष्टदायक थी। देर से चलने के कारण कोई बोझ ढोने वाला नहीं मिला। सामान पीठ पर ढोना पड़ रहा था। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विलक्षण मेल भी झेलना पड़ा। शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था और पीछे कंधे बर्फ हो रहे थे। शेखर विहार की खेती के प्रबंधक बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ भी थे। लेखक ने वही अपना आसन लगाया और पुस्तकों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। सुमति अपने यजमानों के पास चल दिए। दोपहर बाद लेखक ने आगे की यात्रा प्रारंभ की।